आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से। पटना आरजेडी विधायक को सजा मिली है। पूर्व सांसद और आरजेडी एमएलए अनिल सहनी को सजा हुई है। एलटीसी घोटाले में 2 साल की सजा मुकर्रर की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। एयर इंडिया के पूर्व अधिकारी को भी सजा दी गई है। एनएस नायर, अरविंद तिवारी को सजा दी गई। 3,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बिना यात्रा लाखों रुपए भत्ता लेने से जुड़ा हुआ यह मामला है। 31 अक्टूबर 2013 को सीबीआई ने दर्ज किया था केस। और दिल्ली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर सजा का ऐलान हुआ। एलटीसी घोटाले में 2 साल की सजा का ऐलान राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 साल की सजा का ऐलान किया है। और ये आरजेडी एमएलए जिन्हें यह सजा दी गई, अनिल सहनी, और इनके अलावा 2 लोग और हैं जिनमें एयर इंडिया के पूर्व अधिकारी हैं, एनएस नायर और अरविंद तिवारी। तो ये बड़ी खबर है। 3,25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बिना यात्रा लाखों रुपए भत्ता लेने से जुड़ा हुआ मामला 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस को दर्ज किया था। 29 अगस्त को तीनों को दोषी ठहराया गया था और यह फैसला आया कि इन तीनों को सजा दी गई है। और सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर, और बेहतर जानकारी के लिए सुशील से बात करते हैं। सुशील, तीनों को, क्योंकि फैसला तो आज आया है लेकिन सबसे बड़ी बात कि दोषी ठहरा दिया गया था, और यह मामला कैसे कैसे बना, कितने दिन तक यह मामला चला, और आज जो खबर आई इसके बारे में पूरी जानकारी हम चाहते हैं। जी देखिए, साफ तौर से ये मामला एलटीसी घोटाले से जुड़ा हुआ था। जैसा आप बता भी रहे थे कि फर्जी दस्तावेजों के तहत सरकारी पैसे के दुरुपयोग का पूरा मामला था, जिसकी जांच सीबीसी कर रही थी। उसके बाद इस पूरे मामले को सीबीआई को इन तमाम लोगों को दोषी करार दिया था, जिसमें फिलहाल अनिल कुमार साहनी भी थे। इनको फिलहाल 3 साल की सजा मिली है, बल्कि दोनों जो और एनएस नायर और अरविंद तिवारी है उनको 2 साल की सजा मिली है। लेकिन 420 में, यानी कि जो 420 और जो और धाराएं 471 चल रही थी, उसमें इन्हें 2 साल की सजा हुई है। यानी कि अनिल कुमार साहनी को टोटल 3 साल की सजा हुई है। 3,25,000 का जुर्माना लगाया है। चूंकि जो नियम है उस नियम के मुताबिक 3 साल की सजा, 3 साल से कम जिसको सजा दी जाती है उनको कोर्ट से ही जमानत मिल जाती है। लिहाजा अनिल कुमार साहनी समेत जो अन्य लोग हैं उनको फिलहाल 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। लेकिन कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि बिना कोर्ट की इजाजत के ये तीनों लोग फिलहाल देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। कोर्ट ने फिलहाल तीनों लोगों को अपना पासपोर्ट तुरंत कोर्ट में जमा कराने के लिए कहा है। हालांकि कोर्ट ने ये जरूर माना कि जिस तरह सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया और जिस तरह साजिश रची गई, ऐसे में न केवल अनिल कुमार साहनी जो फिलहाल पूर्व राज्यसभा सांसद भी थे, अभी आरजेडी में विधायक हैं, उनके द्वारा फिलहाल इस पूरे मामले में चीजें इनिशिएट की गई थी और उन्हीं के संरक्षण में इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार है वो हुआ है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है, और न केवल सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया था बल्कि सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ भी की गई थी। बहरहाल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और 3 साल की सजा भी दी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की, राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला, और सजा के बिंदुओं पर जब सुनवाई हुई तो सजा डिक्लेयर की गई है। और ऐसे में जो खबर है, जो बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर, उसमें 3,25,000 रुपए का जुर्माने के साथ सजा का ऐलान किया गया। 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने इस केस को दर्ज किया था। और अभी जो खबर है इसमें 3 लोग जिनके नाम है आरजेडी विधायक अनिल सहनी, और इसके अलावा एयर इंडिया के पूर्व अधिकारी एनएस नायर और अरविंद तिवारी, जिन्हें सजा दी गई है। बिहार की सियासत में बड़ी हलचल। जी हां, दिल्ली का तापमान गर्म करने वाली यह खबर है, क्योंकि नीतीश कुमार मिशन 2024 पर निकलने वाले हैं। खबर है कि 5 सितंबर को नीतीश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना हो सकते हैं, और दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश कुमार कई सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार के इस दौरे को काफी मायनों में खास बताया जा रहा है। लगातार दूसरा दिन था जब जेडीयू दफ्तर में नीतीश कुमार के पहुंचते ही समर्थकों ने ये नारे लगाए।
समर्थकों का ये नारा बता रहा है कि जेडीयू का जोश हाई है। नीतीश कुमार अपने मिशन को मुकाम पर पहुंचाने के लिए जल्द ही दिल्ली कूच करने वाले हैं। दिल्ली जा रहे हैं, बड़े नेताओं से मिलने के, ऑपोजिशन के नेताओं से मिलने के लिए जाएंगे। खबर है कि 5 सितंबर को नीतीश कुमार मिशन 2024 पर निकलेंगे और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। नीतीश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात कर सकते हैं। 5 सितंबर को नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे और 3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान उनकी कई क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात होने वाली है और विपक्षी एकता को एकजुट करने की बड़ी कवायद नीतीश कुमार शुरू करने वाले हैं। खबर यह भी है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। पीएम की दावेदारी के सवाल को फिलहाल नीतीश कुमार खारिज कर रहे हैं, लेकिन खुलकर इतना जरूर कह रहे हैं कि सभी विपक्ष के लोग एकजुट हो गए तो नतीजा बदल जाएगा। सभी लोग विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। जाहिर है लोकसभा चुनाव में अभी 18 महीने का वक्त है, लेकिन सियासत का सेंसेक्स अभी से ही चढ़ा हुआ है। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार की कोशिश है कि सभी दलों को एक मंच पर लाया जाए और एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी की जाए। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक कर्पूरी सभागार में चल रही है, जो जेडीयू के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक में नीतीश कुमार समेत जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हैं, जो कल जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी उसका एजेंडा सेट करेंगे, जिसका अनुमोदन कल किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया जा सकता है। जिस हॉल में बैठक हो रही है उस हॉल के बाहर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं आनंद अमृतराज। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कर्पूरी सभागार की, जिसके अंदर जो जेडीयू का सबसे बड़ा बॉडी होता है कार्यकारिणी का, उसकी बैठक चल रही है। और इस बैठक में नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सहित जो तमाम जेडीयू के बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद है। और इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जो एजेंडा सेट होगा, कल जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी 11 बजे, जिसमें उन तमाम प्रस्ताव पर अनुमोदन किया जाएगा। तो इस बैठक के बारे में जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि इसमें नीतीश कुमार को अधिकृत किया जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आप राष्ट्रीय राजनीति की ओर मुखर होइए और जो विपक्षी एकता उसे मजबूत करने के साथ साथ 2024 में कैसे एक मजबूत गठबंधन बने उसकी कवायद कीजिए। साथ ही पार्टी का संगठन कैसे मजबूत हो और आने वाले समय में जेडीयू और कैसे मजबूत हो, इसकी भी चर्चा की जाएगी और इसको लेकर भी फैसला होगा। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान इस बात को लेकर टिका हुआ है कि नीतीश कुमार 5 सितंबर को दिल्ली के दौरे पे जा रहे हैं। 3 दिनों तक दिल्ली के दौरे पे रहेंगे और इस दौरान कई विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकात भी होने वाली है, जो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और सब कुछ निगाह टिकी हुई है जेडीयू के कर्पूरी सभागार में, जहां पे जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। और इस महत्वपूर्ण बैठक में इस बात को लेकर फैसला हो जाएगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की रणनीति क्या रहने वाली है, नीतीश कुमार की भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में क्या होने वाली है, इस पर मुहर लगने वाली है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। मणिपुर में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है और यह झटका उसे उसके पूर्व सहयोगी बीजेपी ने दिया है। जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जिन विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है उनकी ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जेडीयू के लिए यह ना सिर्फ एक झटका है बल्कि पूर्वोत्तर में कमजोर होती पकड़ का एक संकेत है। कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू के एकमात्र विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे और ऐसे में उस राज्य से जेडीयू का प्रतिनिधित्व ही खत्म हो गया। अब बिहार के बाहर सियासी खेला। मणिपुर में बिहार का बदला। एक तरफ जेडीयू पटना में 24 का चौसर बिछाने की रणनीतियां बनाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ मणिपुर में जेडीयू को तगड़ा झटका लगा है। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए। इस टूट के बाद नीतीश कुमार बीजेपी पर बिफर पड़े। सवाल पूछते हो, आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है, इस चीज को खत्म कर देगा।
आज जो पार्टी का अन्य राज्यों में लोग जीतते हैं उसको अपने तरफ कब्जा करना, यही सोचते हैं, यही काम है। जेडीयू के लिए ये न सिर्फ एक झटका है बल्कि पूर्वोत्तर में कमजोर होती पकड़ का एक संकेत है। कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू के एकमात्र विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में उस राज्य में जेडीयू का प्रतिनिधित्व शून्य हो चुका है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी जेडीयू में टूट को नीतीश कुमार के मौजूदा स्टैंड का साइड इफेक्ट मानते हैं। आप में ताकत नहीं इनको रोकने की, आपकी पूरी की पूरी पार्टी सारे के सारे एमएलए आ गए, आप रोक लेते। तो ये सब की पैसा देकर खरीद लिया गया, तो क्या आपके एमएलए बिकाऊ हैं? क्या आपके एमएलए जो हैं इतने लालची हैं? और हम क्यों खरीदेंगे? हमारे पास बहुमत, हमको क्या आवश्यकता है? लेकिन आपने गठबंधन तोड़ा, इसके रिएक्शन में जनता दल यू के विधायक जो हैं वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए। बहरहाल एक तरफ नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू में टूट दिख रही है। जेडीयू को पिछले 9 दिनों में ये दूसरा झटका लगा है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बिहार में सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। जेडीयू और उसके सहयोगी दलों ने बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी ने नीतीश कुमार पर पलटवार कर दिया। बिहार में सत्ता से बाहर होने पर बौखलाहट में राजनीतिक सूचिता की बड़ी बड़ी बात करने वाले रविशंकर प्रसाद जी, सुशील मोदी जी और संजय जायसवाल जी को आज जवाब देना होगा कि सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए 10वीं बार मणिपुर में मिलाकर के 10वीं बार ऑपरेशन कीचड़ करते वक्त भाजपा की वो राजनीतिक सूचिता कहां चली गई थी। आज मणिपुर में जो काम बीजेपी ने किया जेडीयू के साथ, बिहार में तो बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगा। अब कई राज्यों में बीजेपी जहां जहां नहीं जीत पाती है तो दूसरे दलों के विधायक को, सांसद को तोड़कर खरीदकर अपने पाले में लेती है। पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ी, हमारे माननीय विधायक को शामिल करा लिया। अब मणिपुर में भी यही आचरण पेश किया। पूंजी अपनी नहीं, हम अपने बदौलत चुनाव लड़े थे, आपके बदौलत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में जो बदलाव आया है कि दूसरे राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देंगे। मणिपुर के विधायकों ने आपके पलटू नीतियों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। आप बिहार में पलट करके बिहार के विनाश की गाथा लिख रहे हैं और मणिपुर के विधायक पलट करके मणिपुर के विकास की गाथा लिखेंगे। चाहे बिहार की जनता हो, चाहे मणिपुर की जनता हो, आपको वोट नहीं किया था, वो नरेंद्र मोदी जी को देख करके वोट किया था और आपके विधायकों को भी जिताया था और मणिपुर में भी विधायकों को नरेंद्र मोदी जी को देख करके जिताया था। अब आप मोदी जी से अलग हैं तो लोग अपना जनता का ख्याल रख करके भाजपा में शामिल हुए। जहां तक अरुणाचल का सवाल है 6 विधायकों का, तो पहले वो भाजपा में ही थे, उनकी घर वापसी हुई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मणिपुर विधायकों के टूटने पर बोला कि विधायकों को धन बल का प्रयोग कर तोड़ा गया। बीजेपी को जेडीयू की चिंता छोड़ 2024 की चिंता करनी चाहिए। 2024 में थर्ड फ्रंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वहां जीते, अरुणाचल में हम 7 जीते, मणिपुर में 6 जीते और दोनों राज्यों में हमने सीधे भारतीय जनता पार्टी को हरा कर चुनाव जीता है। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ 2020 में, वो गठबंधन धर्म का जो नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गठबंधन धर्म का धर्म निभा रहे थे और इसलिए हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने बाद में तोड़ा और 1 को अभी मिला है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ।
आयोग की लापरवाही की शिकायत लेकर बिहार एसएससी के सैकड़ों अभ्यर्थी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे। ये सभी वैसे अभ्यर्थी थे जिनकी उम्र सीमा रिजल्ट के इंतजार में खत्म हो गई। अब विकल्प भी नहीं बचा है। दरअसल 2014 में एसएससी ने 13,120 सीटों पर इंटर स्तरीय विज्ञापन निकाला था, जिसका रिजल्ट 8 साल बाद इस साल जारी हुआ। अब रिजल्ट में वैसे 1778 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, जिनकी काउंसलिंग और वेरिफिकेशन कर लिया गया था। हैरानी की बात यह है कि अब भी रिजल्ट के बाद 1757 सीट खाली है और ऐसे में अभ्यर्थी तेजस्वी से गुहार लगाने पहुंचे थे। पूरा मामला बता रहे हैं रजनीश कुमार। बिहार एसएससी का 2014 में विज्ञापन निकला और 8 साल बाद यानी 2022 में रिजल्ट जारी किया गया। जब रिजल्ट जारी हुआ तो चयनित अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, यानी 1778 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 8 साल तक इंतजार किए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो बाहर हो गए। ऐसे में अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर सीधे पहुंचे हैं। राज्य भर के वो सभी अभ्यर्थी हैं जो 8 साल तक रिजल्ट इंतजार किए थे और नौकरी के लिए कहीं ना कहीं इंतजार में थे। लेकिन देख सकते हैं इस वक्त अब एक ही उम्मीद है कि डिप्टी सीएम से मुलाकात होगी और कुछ ना कुछ एक्शन होगा। तो जरा हम बात करते हैं, क्या है पूरा मामला, बताइए। सर 2014 में बिहार एसएससी की वैकेंसी आई थी और ये 2022 जून में रिजल्ट आया, जिसमें 1757 सीट के खाली रहते हुए 1778 कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया, ये बोल के कि अयोग्य हैं हम लोग। सीएम से मिलने आए हैं, क्या लग रहा है कि कुछ एक्शन होगा? तो आशा है कि डिप्टी सीएम हमारी बातों को सुनेंगे और करीब हम लोग 5 से 6 बार इनसे मिले हैं और बोले कि सितंबर फर्स्ट वीक में आप लोग आइएगा। तो आज हम लोग आए इनसे मिलने के लिए। पूरी आशा है कि युवा सरकार है, युवाओं के लिए रोजगार के लिए इनका स्टैंड क्लियर है। इसमें हम लोग का यही मांग है कि जो खाली जो पद है उसमें हम लोग भरने की कृपा। जवानी भी बर्बाद हो गया ना। विज्ञापन 14 में निकला, 8 साल तक आपने इंतजार किया कि रिजल्ट आएगा, अब नौकरी मिल ही जाएगी। जी सर। अब क्या हो रहा? देखिए, हम लोग का सबसे बड़ी बात है ये 8 साल में बहाली पूर्ण करवाना, ये कहाँ का न्याय है। हम लोग अब कहीं भी फॉर्म डालने लायक नहीं रह गए, उम्र समाप्त हो गई और उसके बावजूद भी चलिए बोला गया ठीक है आप लोग सामान्य प्रशासन विभाग से नोटिस निकलवाइए कि हाँ आप लोग का वेटिंग लिस्ट दिया जा सकता है। तो हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं बिहार एसएससी के अपने सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायक से लेटर लिखवा लिए, सहमति पत्र देख लीजिए। ये लेटर तमाम जितने लेटर हैं वो अपने अपने विधायकों से लेटर लिखवा कर लाए हैं। विधायक से सभी स्टूडेंट्स लेटर लिखवाए हैं। तब जब सहमति है सारे विधायकों की तो फिर इसमें एक्शन लेने में क्या दिक्कत है? क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार। बिल्कुल, कहा भी जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन बिहार एसएससी की वजह से जवानी बर्बाद हो गई। 8 साल तक लगातार ये अभ्यर्थी जो है इंतजार कर रहे थे। परीक्षा हुई, उसके साथ साथ काउंसलिंग लिया गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हुआ, लेकिन हैरानी की बात है कि वेरिफिकेशन के बाद भी इन्हें बाहर कर दिया गया। अब 1778 जो अभ्यर्थी हैं वो अब डिप्टी सीएम से न्याय की उम्मीद लेकर यहाँ पहुंचे हैं आवास पर कि डिप्टी सीएम साहब हमें इंसाफ दीजिए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र का एक आंगनबाड़ी केंद्र विवादों में है, जहां आंगनबाड़ी सेविका अपनी मर्जी से सरकारी भवन को छोड़ केंद्र एक निजी जगह पर चला रही है। यहां तक कि केंद्र का नाम कागजों पर भी बदल दिया गया है। सरकार के इस आंगनबाड़ी केंद्र के खाली भवन को देखिए। इस सरकारी भवन में कभी रामनगर का आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 257 संचालित होता था, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सईदा बानो की मनमानी देखिए। अच्छे खासे सरकारी भवन को छोड़ केंद्र को इस झोपड़ी नुमा जगह पर शिफ्ट कर दिया। यही नहीं, केंद्र का नाम दस्तावेजों पर रामनगर की जगह अब मुस्लिम टोला लिखा जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र की जगह और नाम बदलने से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। मुस्लिम टोला कर दिया गया, रामनगर हटा दिया गया है। रामनगर हटा दिया, मुस्लिम टोला, इसी पर विरोध हो रहा है। अच्छा, कहाँ पे वो नाम बदला गया? बदला गया कहाँ पर, वो सेविका जानेंगे या वार्ड जानेंगे? लेटर दिखाइए। लेटर जो हमारे पास आया तभी से जान रहे हैं। पता नहीं ये किस हिसाब से वार्ड हमारे जो है सर्वे करवाएं या सेविका के हिसाब से, पता नहीं पिछला बहाली किस हिसाब से हुआ, वो रजिस्टर तुम देखे नहीं है, बट उन पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो भी रजिस्टर देखेंगे वो बहाली किस तरह हुए थे, रामनगर के नाम से हुआ या मुस्लिम टोले के नाम से हुआ। वो 1-2 दिन में हम बोले हुए हैं सेविका को, बोलिए कि आप देख लीजिएगा। स्थानीय लोग सेविका और स्थानीय वार्ड सदस्य को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सेविका पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं तो वार्ड सदस्य पर केंद्र का नाम बदलवाने के आरोप भी लग रहे हैं। इधर सेविका के तर्क को भी सुन लीजिए।
चला रहे थे इसलिए कि यहाँ दिक्कत हमको हो रहा था। किस तरह की दिक्कत है? बहुत तरह की दिक्कत है। यहाँ न पानी का सुविधा था, न कोई चीज का सुविधा था। मेन गेट का चाबी सर नहीं देते थे हमको। बाकी इधर आप देखेंगे किचन शेड वगैरह सब कुछ तैयार है, लेकिन ये मामला जो है वह सामने आया है कि आखिर यह शेड, यह एक अच्छा भवन होने के बावजूद भी एक निजी जगह पर एक झोपड़ी में यह केंद्र क्यों चलाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार में पानी से परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही। कई जिलों में पानी का प्रहार शुरू हो चुका है। क्या है हालात, आप देखिए। गंगा के पानी का स्तर बढ़ा तो पुनपुन भी उफान दिखाने लगी। दीदारगंज थाना क्षेत्र के जेठुली और सोनावा पंचायत में जिंदगी ट्यूब पर बैठकर और रस्सियों को खींचती अपनी मंजिल तक पहुंचती है। पुनपुन का जल्ला का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। किसानों की मेहनत के ऊपर पानी है और पानी से थोड़ी ही ऊपर बची हुई सड़क है। एक बड़ी आबादी पानी के लेवल से ऊपर तो है, लेकिन पानी ने उन्हें जलकैदी बनाकर विवश कर रखा है। आवागमन बंद होने से बच्चों की पढ़ाई बंद है, मगर जिन्हें बाहर निकलने की मजबूरी है वो डूबकर भी अगले दिन की जिंदगी खरीद लाने के लिए बाहर निकलते हैं। प्रशासन से नाउम्मीद होकर भी नाव की डिमांड है। लोगों का घर द्वार में चारों तरफ पानी आ चुका है, लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। यानी पानी में घुस कर नहीं आना चाहते और अभी तक कोई नाव वगैरह का भी प्रबंधन नहीं किया गया। ऐसा देखा गया है कि लोग टायर का ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अपने से वो अपना व्यवस्था टायर ट्यूब का व्यवस्था करके लोग अपने घरों में जाने का प्रयास करते हैं। सरकारी दावों से अलग महज आधे घंटे की बारिश ने दरभंगा को नंगा कर दिया। तस्वीरों में तैरती भीड़ के पांव भले ही ठंडे हो गए हों, लेकिन निगम के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर है। दरभंगा अस्पताल की बेड तक जाना है तो फिर इसी पानी से होकर गुजरना होगा। हालांकि मोटर की व्यवस्था दिखाकर जल स्तर को सोखने की हिम्मत दिखाई जा रही है। क्या साफ सफाई करेगा वो? तो एसी चैम्बर में बैठ कर अपनी वाहवाही करते हैं। धरातल पर आकर देखें क्या वो शहर से नहीं गुजरते हैं? उनको नहीं दिखाई देता है कि वर्षा के टाइम में जल जमाव कहाँ हो जाता है, कचरे कहाँ रहते हैं, सारा उनके संज्ञान में रहता है। कितनी बार तो हमने उन्हें आवेदन दिया, लेकिन वो आवेदन एक कचरे के डिब्बे में रखा जाता है, उसका कोई रूपरेखा तैयार नहीं होता है, ना ही उस पर विचार किया जाता है, ना ही उसको दूरी की जाती है। अभी क्या स्थिति है सर? खाली नगर निगम टैक्स वसूल करता है, लोगों को कोई सुविधा नहीं है। लोग मरे, गड्ढा में गिरे, जहाँ गिरे, कितना आदमी गिर जाएंगे। साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाला भी गिरा है। शेखपुरा का पानापुर गांव भी पानी से घिरकर पावापुरी बनने की कगार पर है। बढ़ते पानी ने महादलित बस्ती के लोगों की उम्मीद खत्म कर दी है। विकास की सड़क डूबने का इंतजार कर रही है। हरुहर नदी के बढ़ते पानी से बढ़ती परेशानी को कम करने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। दिक्कत तो हमारा राह नहीं है, जने जाता है होने बस लगाता है, नहीं कि कहाँ गाड़ी देता है, ऐसे देख नहीं जाओ। कैसे कर रहे हैं? यह भार से मतलब पानी में नाव की व्यवस्था की गई है। गंगा हो या पुनपुन या फिर हरुहर नदी, दोष नदियों का क्या है? व्यवस्थाओं का दोष है। बिहार और बाढ़ की तस्वीर बहुत पुरानी है, लेकिन सरकार नई है। डूबती जनता को नाव नहीं, परमानेंट समाधान चाहिए। दरभंगा से विपिन कुमार दास, पटना सिटी से मनोज और शेखपुरा से अजित सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आगे देखिए जोहार झारखंड।